सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई हो वो एक पूरे देश पर कब्जा कर ले। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम इसी सफर को देखेंगे कि कैसे मुनाफे की भूखी ये कंपनी भारत की शासक बन बैठे और फिर कैसे ब्रिटिश सरकार ने ही अपने बनाए इस राक्षस से सत्ता वापस छीन ली। ये कहानी है लालच की, कंट्रोल की और एक साम्राज्य के बनने की। तो आखिर ये हुआ कैसे, है ना कमाल की बात। कागज पर देखें तो बस एक कंपनी, लेकिन जमीन पर एक पूरा साम्राज्य। आखिर वो कौन से कानून थे, वो कौन सी चालें थी जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिया। चलिए इस कानूनी दांवपेच को थोड़ा आसान बनाते हैं और सत्ता के इस खेल को समझते हैं। देखिए, ये कहानी असल में दो ताकतों के टकराव की है। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका एक ही मकसद था, प्रॉफिट मतलब मुनाफा। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जो ये देख रही थी कि भाई कंपनी का लालच और भ्रष्टाचार तो हद से बाहर जा रहा है। बस इसी खींचतान से निकले वो कानून जिन्होंने अगले लगभग 80 सालों के लिए भारत का भविष्य लिख दिया। तो 18वीं सदी के आखिर तक आते आते कंपनी भारत में एक बेकाबू ताकत बन चुकी थी। सोचिए, वो अपनी मर्जी से जंग छेड़ रही थी, राजाओं के साथ संधियां कर रही थी, मतलब अपना ही कानून चला रही थी। अब लंदन में बैठी संसद को डर सताने लगा। उन्हें लगा कि अरे इस कंपनी को काबू में करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और बस यहीं से शुरू हुआ लगाम कसने का असली खेल। और पहला कदम उठाया गया 1773 में। नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं पहला बड़ा दखल था। मकसद एकदम साफ था, कंपनी की मनमानी पर रोक लगाना। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? पहली बार ये ऑफिशियली माना गया कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत में राज कर रही है। तो इस कानून से कई बड़े बदलाव आए। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन हो गया, उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनके मातहत कर दिया गया। मतलब ये भारत में एक सेंट्रल पावर बनाने की पहली कोशिश थी। फिर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कंपनी के अधिकारियों के प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत लेने पर बैन लगा दिया गया। भ्रष्टाचार आप जानते हैं अपनी हदें पार कर चुका था। लेकिन ये पहली कोशिश काफी नहीं थी। कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो कानून की कमियों का पूरा फायदा उठा रही थी। ब्रिटिश सरकार को अब तक ये समझ आ चुका था कि लगाम को और कसना पड़ेगा। और फिर आई एक और मजबूत व्यवस्था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बड़ा ही चालाक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार। और यकीन मानिए, ये कंपनी और सरकार के रिश्ते में एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। तो ये दोहरी सरकार काम कैसे करती थी? बड़ा सिंपल सा फंडा था। कंपनी को बोला गया, ठीक है, आप अपना व्यापार संभालो, अपना कॉमर्स देखो, लेकिन राजनीति, सेना और प्रशासन से जुड़े जितने भी बड़े फैसले थे उनके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और ये बोर्ड सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। मतलब साफ था, पैसा कंपनी कमाएगी पर राज सरकार करेगी। और यहीं पर सत्ता का असली खेल साफ दिखता है। इस कानून में पहली बार कंपनी के जो भी इलाके भारत में थे उन्हें ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये एक खुला ऐलान था कि असली मालिक अब कौन है। तो अब खेल सिर्फ कंट्रोल का नहीं था, अब बात थी कंपनी की पहचान को ही पूरी तरह से बदलने की। अगले कुछ दशकों में ब्रिटिश संसद ने एक एक करके बड़े आराम से कंपनी के व्यापार वाले सारे पंख काट दिए और उसे बस एक सरकारी दफ्तर बना के रख दिया। ये जो टाइमलाइन है ये इसी बदलाव की कहानी बताती है। देखिए, चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज लाई गई जिसका एक ही मकसद था, कंपनी को धीरे धीरे व्यापार से बाहर करना। 1813 में उसकी मोनोपोली यानी एकाधिकार तोड़ा गया और 1833 तक तो उसे एक व्यापारी के तौर पर पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया। अब वो सिर्फ नाम की एक कंपनी रह गई थी। जो 1813 का एक्ट था ना, वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सोचिए, चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर भारत के दरवाजे बाकी सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। ये कंपनी के मुनाफे की जड़ पर एक सीधा हमला था। और फिर आया 1833 का एक्ट, और इसने तो कंपनी की व्यापारी पहचान के ताबूत में आखिरी कील ही ठोक दी। कानून में साफ साफ लिख दिया गया, अब से ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी व्यापार नहीं करेगी। उसका अब सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। तो अब जब कंपनी का व्यापार वाला काम खत्म हो गया तो ब्रिटिश सरकार का पूरा ध्यान एक चीज पर था, भारत में एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड सरकार बनाना।
लक्ष्य एकदम क्लियर था, एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जिसके ऊपर और कोई ना हो। देखिए, अब तक क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अधिकारी तो था, लेकिन जो बाकी प्रेसिडेंसीज थीं, जैसे बॉम्बे और मद्रास, वो फिर भी कुछ हद तक आज़ाद थीं। एक मजबूत साम्राज्य चलाने के लिए ये सिस्टम ठीक नहीं था। जरूरत थी एक सुप्रीम बॉस की। और 1833 के एक्ट ने ठीक यही किया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म और एक नया पद बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन चलेगा। इसका मतलब ये था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए सिर्फ एक बॉस था, चाहे सेना हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कानून बनाना हो। सारी की सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में आ गई। पावर अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी बड़े कानून पर, 1853 का चार्टर एक्ट। इसी कानून ने उस सरकारी ढांचे की नींव डाली जिस पर आगे चलकर ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई। इस कानून ने सही मायनों में कुछ बहुत मॉडर्न चीजें की। पहली बार सरकार के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम, यानी कानून बनाने और उसे लागू करने के काम को अलग अलग किया गया। एक मिनी पार्लियामेंट जैसी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और एक और बड़ी बात, सिविल सर्विस के दरवाजे कंपटीशन के जरिए सबके लिए खोल दिए गए, जिसमें भारतीय भी शामिल थे। खैर, कम से कम कागज पर तो यही था। लेकिन इस कानून में एक बहुत ही चालाकी से छिपाया हुआ संदेश था। देखिए, अब तक जितने भी एक्ट आए थे उनमें कंपनी को 20 साल के लिए शासन का अधिकार मिलता था, पर इस बार ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। ये एक साफ इशारा था कि कंपनी का राज अब बस उधार के वक्त पर चल रहा है और ब्रिटिश सरकार जब चाहेगी इसे खत्म कर देगी। तो लगभग 80 सालों के इन कानूनी दांवपेच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? बस एक मुखौटा। असली ताकत तो लंदन में बैठी थी। कंपनी अब ब्रिटिश क्राउन की सिर्फ एक एजेंट थी और कुछ नहीं। तो सवाल सिर्फ एक ही बचा था, ये खेल, ये पर्दा आखिर कब गिरेगा? और इस सवाल का जवाब भारत के इतिहास के अगले पन्ने पर लिखा जाना था।